जी एक मुख्तसर तारुफ में करवा देता हूँ अपना। बैठे हैं सर, बैठे प्लीज़। सलमान हसन मेरा नाम है। नाम आप लोगों को आइडिया हो गई। सीए मैंने 2014 में क्वालिफाई किया था। उसके बाद 2016 में मैंने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यूके उसकी सर्टिफिकेशन ली। तो बेसिकली मेरे पास वैसे तो 3 सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम यूके की। आर्टिकल्स मेरे KPMG लाहौर से हैं, और क्वालिफाई करने के बाद कोई एक दो जगह पे जॉब करने का इत्तेफाक हुआ। पसंद नहीं आई जॉब, तो फिर अपनी फ़र्म बना ली, और पिछले कोई 3-4 साल से मैं अपनी फ़र्म जो है वो कंसल्टेंसी की वो चला रहा हूँ। क्रिसेंट में कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ये कॉस्ट का मेरा कोई 8वां-9वां बैच है जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, और टैक्स के तकरीबन कोई 30-35-40 बैच हो चुके होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ ताल्लुक़ रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, और इंशाल्लाह 31 जनवरी तक क्लास में ताल्लुक़ रहेगा, और जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक इंशाल्लाह मैं आपके साथ कॉस्ट में एसोसिएटेड हूँ। और अल्लाह करे आपके पेपर पास हो जाएं और दोबारा आप मुझे कॉस्ट की क्लास में नज़र ना आए, वैसे नज़र आए, कॉस्ट की क्लास में नज़र ना आए। ठीक है जी। तो थोड़ी सी बात आज कर लेते हैं कोर्स के मुतालिक कि हमने पढ़ना क्या क्या है जी। सबसे पहले है जी सिलेबस, जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। ये आपका कैफ 3 है जी, इसको कैफ 3 बोला जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ग्रेड अगर देखा जाए तो आपके ग्रेड में 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया जी। सबसे पहला है जी कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। दूसरा है जी आपका कॉस्ट फ्लो, और तीसरा ग्रेड जो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है वो है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजंस। जहाँ तक इनकी मार्क्स एलोकेशन की बात है, इसमें आते हैं जी 45 से 50 मार्क्स, इसमें आ जाते हैं 20 to 30 मार्क्स, और इसमें आ जाते हैं 45 to 50 मार्क्स। मैं दे देता हूँ। तो ये 3 आपके ग्रेड्स हैं जी, जो कि हम 31 जनवरी तक इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले कैफ 3 तीसरी अटैम्प्ट है जिसमें हम इसको कैफ 3 के तौर पे पढ़ रहे हैं, वरना इससे पहले ये कैफ 8 के तौर पे था। शायद आप में से कुछ लोगों को अंदाज़ा हो, जब ये एजुकेशन स्कीम आई थी तब ये कैफ 8 से कैफ 3 बन गया। जब ये कैफ 8 का पेपर था तो कैफ 8 के पेपर में इसको समझा जाता था कि ये सीनियर स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है, यानी कि कैफ 8 तक पहुँचते पहुँचते आप ऑब्वियसली बहुत सीनियर हो चुके होते थे। लेकिन अब आप जब PRC करके आए तो PRC करने के बाद ये शायद पहला कैफ का, शायद लेक्चर भी आपका शायद पहले ही है, इससे पहले कोई लेक्चर हुआ है आपका? ये पहला लेक्चर है कैफ का जो कि आप देख रहे हैं। तो इस लेवल पे आपसे वो एक्सपेक्ट करना जो कैफ 8 के लेवल पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो शायद थोड़ा सा मुश्किल है कि उतनी मेच्योरिटी वाला पेपर या उतनी मेच्योरिटी वाले सवाल वो शायद नहीं पूछेगा। ये एक आप समझ लें कि अभी भी ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसके बारे में अभी हम कुछ क्लियर कह नहीं सकते। अभी तक हमें इत्तफाक हुआ है 2 एग्ज़ाम्स का जो कि हमने कैफ 3 के तौर पे दिए हैं। एक हमने पेपर दिया था ये जो फरवरी 22 में हुआ है, और एक पेपर हमने दिया था ये जो सितंबर 22 में हुआ है। इन दोनों पेपर्स में, और जब ये कैफ 8 के तौर पे टेस्ट होता था, इसमें फ़र्क ये था कि इन दोनों पेपर्स में उसने सवालों की तादाद बढ़ा दी। अब खुद आप सोचें कि 100 मार्क्स का अगर हमारे पास पेपर है, 100 मार्क्स के पेपर में अगर 20-20 नंबर के 5 सवाल हों, तो वो 20 नंबर वाले सवाल बताएंगे कि मैं 20 नंबर का हूँ। वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी से और अपनी डिफ़िकल्टी लेवल से बताएंगे कि मैं 20 नंबर का हूँ। लेकिन अगर उन सवालों को मिसाल के तौर पे 6-6 नंबर के 16 सवाल आ जाएं, 96 बनते हैं। अब 6 नंबर का सवाल एक बहुत छोटा सवाल होगा और उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी 6 वाला होगा, और वो सवाल करना कदरे आसान होगा। इन 2 अटैम्प्ट्स में उसने हमें 9 सवाल दिए। वो कोई 10 नंबर के थे, कोई 7 नंबर के थे, कोई एक आधा सवाल था जो 20 नंबर का था, वरना मोस्टली सवाल जो है वो 7 नंबर के, 11 नंबर के, 10 नंबर के। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसने इन दोनों पेपर्स में हमें सवाल जो है वो ज़्यादा तादाद में दिए हैं, और डिफ़िकल्टी लेवल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। कुछ सवाल उसने बिल्कुल उसी लेवल के दिए जो कैफ 8 के थे, लेकिन कुछ सवालों में वो अपना कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत नीचे ले आए। कुछ ख़त्मी कहा नहीं जा सकता जी।
मैं सिलेबस पे भी आता हूँ, मैं भी आपको सिर्फ वो कैफ 3 और कैफ 8 का बता दूँ, उसके बाद फिर मैं सिलेबस पे भी आता हूँ। बात क्या हो रही थी? हाँ जी, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की। तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हम ये नहीं कह सकते कि उसने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, उसने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कुछ सवालों में कम भी किया है, लेकिन कुछ सवालों में उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अभी भी वहीं का वहीं मौजूद है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि हमारे सवालों की तादाद ज़्यादा हो गई, हम कैफ 3 में आ गए, तो हम पढ़ाई भी अपनी जो है वो थोड़ी सी आसान कर लेंगे। ऐसा नहीं है, सवाल हम वही वाले करेंगे जो हम पहले करवाते थे, जो कैफ 8 के लेवल के करवाते थे, क्योंकि अभी को मज़ीद 3-4 अटैम्प्ट्स हमें चाहिए ये डिस्कस करने के लिए कि एग्जामिनर आखिरकार कहाँ पे आके ठहरता है। अभी तो 2 अटैम्प्ट्स हुई हैं, आगे 3-4 अटैम्प्ट्स और देखनी पड़ेंगी, और तब देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे आगे चीज़ बैठती है। तब तक अल्लाह करे आप निकल चुके हो यहाँ से, आप तो बल्कि सीए कर चुके हो तब तक, तो इसीलिए आप पे वो बात एप्लीकेबल नहीं होगी। अब जहाँ तक बात है जी मार्क्स की, रजिस्टर ओके, ये इन दो के ग्रेड थोड़े से मैं रिवाइज करता हूँ। इसका 35-45 है और इसका 30-40 है। अब आते हैं जी सिलेबस के ऊपर। कैफ 8 जब ये था तो इसके सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें थी, तकरीबन 18 चैप्टर्स थे जो कि हम पढ़ रहे होते थे, 19 चैप्टर थे गालिबा। जैसे ये कैफ 3 हुआ तो 4 चीज़ें इसमें से निकल गई, 4 चैप्टर इसमें से निकल गए, और वो अच्छे खासे चैप्टर्स थे। एक चैप्टर था आपका बजटिंग का, जिसमें तकरीबन 12 से 15 लेक्चर लगते थे और बड़ा अच्छा खासा सवाल उसका एक आता होता था, और एक लाजमी सवाल होता था जो बजटिंग का सवाल आना ही होता था। एक वो चैप्टर यहाँ से निकाल दिया गया। फिर एक था जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का एक टॉपिक था, वो भी यहाँ से निकाल दिया गया। उसमें भी एक कन्फर्म सवाल होता था, ये कोई 20 नंबर का, 18 नंबर का, 15 नंबर का, वो भी निकाल दिया गया। 2 चैप्टर्स वो निकले। फिर थ्योरी के चैप्टर निकले सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो थ्योरी के चैप्टर थे, वो इतने आसान आसान चैप्टर थे, छोटे चैप्टर थे। तो ये 4 चैप्टर उसने यहाँ से निकाल दिए। ऐड क्या किया? ऐड कुछ नहीं किया, बस उसने निकाला ही है। तो अब हमारे पास पीछे सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर्स मौजूद हैं जो कि हमने इसमें पढ़ने होंगे। कैफ 8 में ये तकरीबन आप समझें कि सवा घंटे के या 1.5 घंटे के कोई 105-110 लेक्चर्स पे बात जाती थी, लेकिन जैसे ही बजटिंग निकला कोई 15 लेक्चर उसके निकल गए। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी कोई 12 लेक्चर उसके निकल गए, और साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के 1-1 2-2 लेक्चर्स निकल गए। तो कुल मिला के आप ये समझें कि 25 से 30 लेक्चर्स की कमी हो गई। तो 25 से 30 लेक्चर्स हमारे कोर्स के कम हो गए। तो अब ये बात कहीं पे आके वैसे तो अगर देखा जाए तो कैफ 8 का अगर 1.5 घंटा देखा जाए लेक्चर का, तो ये तकरीबन कोई 85-80, बहुत ही खींच लें तो 90 लेक्चर्स में बात ख़त्म हो सकती है। लेकिन चूँकि हमारी क्लास सवा घंटे की है, तो हम इंशाल्लाह इसको कोई 100 के करीब लेक्चर्स या 102 के करीब लेक्चर्स के करीब बात इसको ख़त्म करेंगे। ठीक होगी बात? हमारा जो ये सेशन है, इसमें आज से लेके आज का दिन मिला के 31 जनवरी तक 110 दिन है संडेज निकाल के। ठीक है, 109 या 110 दिन है, आप लोग गिन लें, 109 या 110 दिन है 31 जनवरी तक। ठीक है, इसमें से आप गालिबन 6 दिन निकाल दें जो आपका रिजल्ट वीक होगा, जिसमें रिजल्ट आना है, उसकी छुट्टियां होती हैं। और फिर आप एक 25 दिसंबर की छुट्टी आ रही है हमारे सेशन में, वो निकाल दें, और एक छुट्टी आप 12 रबीउल अव्वल की निकाल दें। इसके अलावा मेरे हाल में कोई प्लान्ड गेजेटेड हॉलीडे कोई नहीं है, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई। कोई अगर अलहदा से आ जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल प्लान्ड हॉलीडेज़ ये 8 दिन ही बनते हैं। तो आप 110 में से 8 दिन निकाल दें तो आपके पास ये 101-102 लेक्चर्स बनते हैं। हम इंशाल्लाह बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से, बग़ैर कोई एक्स्ट्रा क्लास लगाए, हम ये वाला कोर्स अपना इन टाइम में ख़त्म कर लेंगे। ठीक होगी बात? ओके। अब आते हैं जी हम सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में मैंने जैसे आपको बताया कि 4 चैप्टर्स निकाल दिए, तो बाकी हमारे 15 चैप्टर्स रह गए। वो 15 चैप्टर्स कौन कौन से हैं जी? इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके 2 हिस्से हैं, एक है कॉस्ट और एक है मैनेजमेंट। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की जहां बात की जाए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट निकालना सीख रहे होते हैं कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, सिंपल अल्फाज में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम चीज़ों की कॉस्ट निकालना सीख रहे होंगे। अब वो कॉस्ट कैसे निकालनी है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि भरी पड़ी हैं हमारे चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक रूटीन की बात करूं, अभी पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, मैं जस्ट आपको रूटीन की बात बता रहा हूं कि क्या लगता है जी, ये लैपटॉप में क्या लगा होगा? लैपटॉप बनाने का मटेरियल लगा होगा, उसके बाद क्या लगा होगा? जिन बंदों ने मेहनत की होगी उनकी लेबर लगी होगी, इसके अलावा क्या लगा होगा? इसके अलावा जो
सॉफ्टवेयर वो मटेरियल ही कह लें, वो उसके अंदर आ जाएगी, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा, जहाँ पे जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पे एसी चल रहे होंगे, लाइटें चल रही होंगी, उनकी कोई ना कोई कॉस्ट किसी तरीके से इसमें ऐड कर देंगे, तो बस आपकी कॉस्ट निकल आएगी। तो मेन तरीका तो इसका यही है। लेकिन फिर इसमें आगे कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आएंगी। कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे आएंगी, जब आप प्रोसेस में लेके चल रहे होते हैं, एक प्रोसेस में चीज़ बनती है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी पहले प्रोसेस में उसका सिर्फ फ्रेम होता है, दूसरे प्रोसेस में उसके अंदर वायरिंग फिट होती है, तीसरे प्रोसेस में उसके अंदर इंजन फिट होता है, चौथे प्रोसेस में उस पर पेंट होता है। तो ये 4 प्रोसेस में गाड़ी बनती है, हर प्रोसेस पे कोई ना कोई कॉस्ट लग रही होती है। तो वो कॉस्ट कैसे निकालनी है वो इसके अंदर हम पॉइंट देखेंगे। सबसे मुश्किल टॉपिक जो है प्रोसेस कॉस्टिंग इसको बोलते हैं, सबसे मुश्किल टॉपिक हमारे कॉस्ट के अंदर इसी को ही तस्वर किया जाता है। फिर अगर आप ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी करके बना रहे हैं, बैच कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर कस्टमर ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया हुआ है, अक्सर खवातीन जो है वो स्पेशल किस्म का सूट बनवा लेती हैं। अब वो सूट उनकी मर्जी के मुताबिक होता है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, एक ऑर्डर आया जी, एक स्पेसिफिक किस्म का ऑर्डर है, इसकी कॉस्टिंग करनी है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ये एक चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरीके से हम कॉस्टिंग की काफ़ी चीज़ें इसमें देख रहे होंगे, जॉइंट कॉस्टिंग, बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, आपने एक मटेरियल डाला, 3 चीज़ें निकल आई, उन तीनों की कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट कॉस्टिंग की टेक्निक्स हम इस कॉस्टिंग में देख रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम डिसीजंस ले रहे होते हैं। मेन मकसद हमारा क्या होता है जी, मेन मकसद हमारा होता है किसी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। अब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करना है उसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जी, आ जाए, उसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वो किस तरीके से होगा वो सारा कुछ हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। तो दोनों एरियाज में फ़र्क क्या है जी, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप कॉस्ट निकाल रहे होंगे, इसके अंदर आसानी से ये होती है कि हमें फॉर्मेट्स पता होते हैं, हमें फार्मूलाज पता होते हैं, हमारी चीज़ें जो है वो हमें पहले से पता होती हैं, तो हम ये सवाल आराम से कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं डिसीजंस। यहाँ पे डिसीजन ज़िंदगी में हज़ारों तरह के, लाखों तरह के, करोड़ों तरह के डिसीजंस होते हैं, तो सवाल भी करोड़ों तरह का ही बन सकता है। अब अगर तो आपने वो सवाल किया हुआ है तो फिर तो ज़िंदगी सुकून में है। लेकिन अगर आपने उस तरह का सवाल नहीं किया हुआ और आपको पेपर में सोचना पड़ गया कि सवाल को लेके कैसे चलना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो सकता है। इस पे भी हम अभी बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मसला आपको वहाँ पर हो सकता है, इसीलिए स्टूडेंट अकाउंटिंग वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास फॉर्मेट्स होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी फॉर्मेट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल थोड़ा सा ज़रा आउट ऑफ द वे जाके आ जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक होगी बात। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ये एरिया हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग को शो कर रहा है, और ये एरिया हमारी डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को शो कर रहा है। और कुछ इधर उधर के टॉपिक्स हैं कॉस्ट लो के, वो भी इसके अंदर आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा इस टॉपिक में आ रहा है। अच्छा, लिखा इसने हुआ है जी 35 से 45 मार्क्स का वहाँ से देगा, 30 से 40 वहाँ से देगा, लेकिन यहाँ पे ना वो थोड़ा सा तंग करता है आपको। वो इस एरिया में से ना 50 नंबर भी ले जाता है, वो आपको डिसीजन मेकिंग में से 50 नंबर भी अक्सर ले जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पे ना कभी कभी बहुत प्यार आता है उसको इस एरिया पे। वो कहता है कि यहाँ पे ना स्टूडेंट फंसते हैं आके, तो मैं यहीं पे फंसाऊंगा सबको, तो इसलिए वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ से जो है ना वो ज़्यादा सवाल दे दूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये तो आपकी किस्मत है कि पेपर में आपको किस तरह का सवाल आता है, लेकिन तैयारी हमने सबकी करनी है, ठीक होगी बात। तो ये तो एक ब्रीफ सी बात हो गई आपके कोर्स की। नेक्स्ट, हम कैसे लेके चलेंगे चीज़ों को। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है, इतना कोर्स है कि हम जितना टाइम है उसमें बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। किताब हम यहीं की यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी, बड़ी उम्मीद है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस वीक में कंप्लीट हो जाएगी वो, तो नेक्स्ट वीक में आपको वो किताब मिल जाएगी। उस किताब के अंदर थ्योरी है शुरू में लिखी हुई, जो कि ICAP की बुक के साथ मैच की हुई है, वर्डिंग वो नहीं है लेकिन मैच ज़रूर की है कि कोई टॉपिक यहाँ पर रहना गया हो। उसके बाद उसके अंदर पास पेपर के सवाल हैं, और अक्सर सवाल ऐसे जो पास पेपर के तो नहीं है लेकिन ICAP ने अपनी किताब के अंदर डाले हुए हैं, तो वो भी हमने उसके अंदर डाल दिए हैं ताकि ICAP का जो क्वेश्चन बैंक है हमारा वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हर टॉपिक के साथ कोशिश की गई है कि छोटी छोटी एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन जो है वो डाल दी जाए, ताकि आप खुद भी करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। खुद से मुराद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्लास में हम क्या करेंगे, जब भी कोई टॉपिक शुरू होगा तो ऑब्वियसली वो टॉपिक उसकी डेफिनेशन से, उसके कॉन्सेप्ट से ही शुरू होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम उसकी बेसिक्स इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया कि किताब के अंदर मौजूद है, हम बेसिक इलस्ट्रेशन क्लास में करेंगे, और उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हुए पास पेपर्स के सवाल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है।
सारे पास पेपर्स ना तो हम क्लास में कर सकते हैं, और अगर कर सकते भी होते तो मैं आपको कभी भी ना करवाता। हम क्लास में 40 से 45% तक सवाल करते हैं, बाकी 50 से 55% सवाल आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, क्योंकि अगर वो सवाल आप खुद नहीं करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस लाजमी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में मैं तो आपको पूरी किताब करवा सकता हूँ क्लास में, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमारा तरीका ये होगा कि कुछ सवाल जो है वो मैं क्लास में कर रहा हूँगा, कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँगा, और फिर होमवर्क क्लास में वो तो लाजमी डिस्कस होता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जो बाकी सवाल रह जाएंगे वो जब टॉपिक ख़त्म होगा मैं भी आपको बता दूंगा, और आपने भी बात ये जहन में ऑब्वियस रखनी है कि वो सवाल करने ही करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस वो छोड़ दिए तो बस छोड़ दिए, वो सवाल हमने करने ही करने। ठीक है, तो जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होगा और अगला टॉपिक चल रहा होगा, तो जैसे ही हम अगले टॉपिक के पास पेपर तक पहुंचेंगे 3-4 दिन लग जाएंगे उसके अंदर, तो उन 3-4 दिनों में आपने बाकी सवाल जो है वो कर लेने हैं। और उन सवालों में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो क्लास के आखिर में या क्लास के शुरू में आप मेरे साथ अलहदा से डिस्कस कर सकते हैं कि जी इस सवाल में ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वो पॉइंट भी बता दूंगा। ठीक होगी बात? ओके। कम से कम आपने सेशन एंड तक एक दफ़ा पूरी किताब अपने हाथ से कर लेनी है, सेशन एंड तक साथ साथ करते जाइएगा। जब आपका सेशन ख़त्म होगा तो ये बात इंशाल्लाह तब भी होगी फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में आपने कम से कम दो दफ़ा इन तमाम क्वेश्चंस को करना है। पहली दफ़ा आपने तमाम सवाल करने हैं जी, किस तरीके से? आपने तमाम सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स आपने करने हैं। और पास्ट पेपर आपने किस तरीके से करने हैं? ओल्डेस्ट से लेटेस्ट, यानी जो सबसे पुराना सवाल होगा ना वो आपने सबसे पहले करना होगा, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा आसान होता है। सर ज़रा देखिएगा, मेरे ख्याल में वो गलत डोर से आ रहे हैं, उनको ज़रा ये बता दीजिएगा। तो ऑन अनदर, तो सबसे पहले आपने सबसे पुराने वाला सवाल करना है और फिर लेटेस्ट पे आना है। ये आपने पहली दफ़ा ऐसे करना होगा। और जब आप दूसरी दफ़ा रिवाइज कर रहे होंगे तो फिर आपने लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की तरफ जाना है। तो आपने अपने जहन में रखना है कि हर पास्ट पेपर का सवाल कम से कम 3 दफ़ा आपने करना है, एक दफ़ा सेशन के दौरान और 2 दफ़ा आपने फरवरी में ही अपने जहन में रखनी है। 3 दफ़ा करेंगे तो फिर ही कोई बात जो है वो समझ में आएगी। ठीक है जी, जी बैठिए प्लीज़। ठीक होगी बात? यहां तक कोई सवाल किसी का? ओके। अगली बात, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या सुना है जी इसके बारे में? कोई सब्जेक्ट के बारे में, कोई सब्जेक्ट के रिजल्ट्स के बारे में किसी ने कुछ सुना हो? कोई रिव्यूज? कुछ सुना होगा, सीनियर से कुछ तो सुना होगा। बहुत मुश्किल है। और क्या सुना है? हम लिखते हैं इधर, बट बहुत मुश्किल है। उर्दू आती है ना? आती है क्या नहीं? बहुत, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, उसके लिए माजरत। बहुत मुश्किल है, और लेकिन आपको समझ आ जाएगी, जितनी आपको जरूरत है ना उतनी समझ आ जाएगी। और क्या सुना इसके बारे में? सिलेबस ज़्यादा था, सिलेबस की बात हो गई। नो पैटर्न, नो पैटर्न जी। और क्या सुना इसके बारे में? कुछ भी सुना बता दें। हर सवाल नया आता है, हर सवाल नया आता है जी। और टेक्निकल पॉइंट्स बहुत हैं, टेक्निकल पॉइंट्स बहुत हैं। और घबराए ना, मेरा आपकी एज का ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ 3-4 महीने का फर्क है बस, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए खुल के बताएं, दोस्त की तरह, बड़े भाई की तरह कह लें। चलो आप मेरे बड़े भाई, बताइए। प्रैक्टिस करने से पास हो जाते हैं, सवाल की प्रैक्टिस करने से पास हो जाते हैं जी। और कॉमन सेंस का इस्तेमाल ज़्यादा है, भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। कॉमन सेंस विच इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड का इस्तेमाल जी। भाई लेक्चर सारे लेने पड़ते हैं। वो क्या क्या सुन लिया? लेक्चर्स सारे लेने पड़ते। हाँ टेस्ट ठीक है, टेस्ट तो चले चले, मैं आपके कहने पे लिख देता हूँ। भाई दुश्मनी ले रहा है मेरे से यार। टेस्ट और होमवर्क करना पड़ता है जी। और कुछ? बस यही है जी, बाकी तो महल में ज़बरदस्ती के पॉइंट्स आने शुरू हो गए। चलें जी, सबसे पहले काम के शुरू की थे 3-4, लेकिन हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी बहुत मुश्किल है,
पहला सवाल ये सुना हमने अपने सीनियर से कि बहुत मुश्किल है, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत मुश्किल है। इसका जवाब, आप लोग अभी पीआरसी पढ़ के आए हैं, ओके? कितने लोगों ने पीआरसी से पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई थी? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के लिए भी नहीं पता थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। मुझे बताइए कि ये जो इंट्रो टू अकाउंटिंग वाले लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ी थी, हो गई, पास कर ली, क्लास में समझ आ गई, पहली दफा पढ़ रहे थे, उसके बारे में क्या सुना हुआ था पहले लोगों से अकाउंटिंग के बारे में? मुश्किल है कि आसान है? क्या सुना था लोगों के, क्या रिव्यूज थे कि पता ही नहीं था कुछ? अच्छा, आप पूछते ना उन लोगों से, उन्होंने कहना था यार मुश्किल है, बस पता नहीं क्या है, समझ नहीं आती। वहां पे भी लोग ना कुछ ऐसी ही बात करते थे। तो एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि जब आप नर्सरी क्लास में थे ना, और आप अपने बड़े बहन भाई को देखते थे कि वो 2 क्लास में है, और आप उसकी किताबें खोल के देखते थे, तो आप उसको कहते थे यार ये तू कैसे कर लेता है, लेकिन जब आप 2 में आए तो आपने पास कर ली। हुआ ऐसे? जब आप 2 में थे तो बड़ा भाई 5वीं में था, तब आप उसकी किताबें देखे, ओ तू कैसे कर लेता है, लेकिन जब आप 5वीं में आए तो आपने कर ली। फिर आप 8वीं में आए तो आपका बड़ा भाई मैट्रिक में था, तू कैसे बोर्ड के पेपर दे देता है, आपने बोर्ड के पेपर दिए। फिर आपने एफएससी वालों को देखा, वो भी आपने पास किया, और तब आप सीए वालों को देखते थे, अब आप देखें सीए का 1 लेवल पास कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये जिंदगी ऐसे ही चलती है, ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली डिफिकल्ट होती रहती है, लेकिन साथ ही साथ आपका मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ता जाता है, और अल्लाह ताला आप पे उतना ही बोझ डालता है जितना आप उठा सकते हैं। ये बात तो पता है, मेरे पे यकीन नहीं, अल्लाह पे तो यकीन है ना आप सबको, तो इस बात पे यकीन रखें कि उतना ही बोझ डलेगा जितना आप बर्दाश्त कर सकेंगे। और खुद देख लें कि आपने ज़िंदगी के कोई 18-20 साल गुजारे, इसमें से आपने कोई 15-16 साल पढ़ाई की, और आप 15-16 साल क्लियर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये भी क्लियर कर लेंगे, इसमें क्या है? तो हमेशा आपको बंदा मशवरा वो देगा जो उसके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक है। आपने जिस सीनियर से पूछा, उसको अगर कॉस्ट मुश्किल लगती होगी, उसने कह दिया मुश्किल है। आप अगर किसी सीनियर से पूछेंगे कि कॉस्ट आसान है, तो कहेगा भाई आसान है, बस इतनी कोई मुश्किल तो नहीं है। ये आपको तमाम बातें किसी एक बंदे ने नहीं कही होंगी, ये डिफरेंट लोगों ने कही होंगी, जिसका जो एक्सपीरियंस है उसने आपको वो बात बता दी, और आपने उससे एक निचोड़ निकाली है कि भाई ये सब्जेक्ट ही फारग है, ये तो होता ही नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वो तब सब बातें बता देता हूं जिसकी वजह से ये पेपर रह जाता है। पहली बात यह है कि बहुत मुश्किल है, अब आते हैं फैक्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात तो आप कर सकते हैं, ये मोटिवेशन तो आपने अपने पास रखनी है कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं ना तो आगे भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक होगी बात? मुश्किल है, कुछ टॉपिक्स इसके वाकई मुश्किल हैं, और कुछ टॉपिक से मुराद नहीं कि 15 में से 14 मुश्किल है, एक आसान है, ऐसा नहीं है। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें वाकई स्टूडेंट्स को आके ना थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, वेरिएंस एनालिसिस थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। तो ये 1-2 टॉपिक्स हैं थोड़े से मुश्किल हैं, ये बात ना समझ में आती है, लेकिन बाकी के टॉपिक्स ऐसे नहीं है, वो बस एक रूटीन के टॉपिक्स हैं। फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर, इवन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर सिनेरियोज हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कोई फॉर्मेट्स हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप सवाल कर जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बहुत मुश्किल है से मुराद आपको सवाल ना आप कर लेंगे। एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे कहता हूं, असल में सवाल को या कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, सारा रौला ना इस चीज का है, अंग्रेजी का मसला है, जो हमारा कौमी मसला है। ये ना हमें समझ ही नहीं आती। ऐसे ही है, जब हम सवाल पढ़ते हैं ना, तो सवाल पढ़ के ना वो क्या रहा है पता नहीं लगता, तो जब पता ही नहीं लगेगा तो आपने सवाल क्या करना है। तो असल में मसला ना अंग्रेजी का होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं होता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके अंदर ना उसने आपको सिनेरियो सवाल में दिया होता है कि ऐसे 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 है, ऐसे ऐसे करना चाह रहे हैं, बताए क्या होना चाहिए, ये ऐसा सवाल होगा। अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वही समझ नहीं आ रहा क्योंकि अंग्रेजी नहीं आ रही। ऐसे ऐसे करना चाह रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती। यकीन करें, ये बात बेशक आप आज लिख लें, हम क्लास में जब सवाल कर रहे होंगे ना, और मैं सवाल आपके सामने पढ़ के उसका सिर्फ तर्जमा करूंगा, मैंने और कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ तर्जमा करूंगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप सवाल कर लेंगे। ये बात आज आप लिख लें, इंशाल्लाह आप पूरे सेशन में आप खुद ये एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन घर में जो आप सवाल करेंगे ना, सर ये तो हुआ ही नहीं मेरे से, और मैं अगले दिन आगे उसका तर्जमा कर दूंगा, सर ये तो हो गया। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट को मसला कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, स्टूडेंट को मसला अंग्रेजी में आता है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी मुश्किल है, कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है।
तो अंग्रेजी पे थोड़ा सा ज़रा ना अबूर हासिल करना पड़ेगा आपको, डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। पेटल वर्ड है जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, टेंसेस मुझे पता आप लोगों को आते ही होंगे, ग्रामर आपको आती होगी, बस ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी अगर बेहतर कर लेंगे ना तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इशू कोई नहीं है। ठीक होगी बात। तो बहुत मुश्किल है का जवाब तो मेरे ख्याल में मैंने दे दिया है, अगर किसी को सवाल है तो वो पूछ सकता है। बहुत मुश्किल है में किसी का कोई सवाल, समझ है? ओके, अगली बात, नो पैटर्न। हाँ, ऐसा नहीं है। 98% केसेस में पैटर्न है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है, मैंने बताया दो, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो एरियाज हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो पैटर्न है, ये सवाल करेंगे आपको खुद ही अंदाजा होता रहेगा, पैटर्न है। डिसीजन मेकिंग के अंदर भी पैटर्न है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे पैटर्न वाकई नहीं है, या मैं दूसरे अल्फाज में कहूं कि पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है या कोई सिनेरियो ऐसा आ सकता है जो कि बिल्कुल इसने एक अलग फनकारी पूछ ली हो, तो उसके बारे में बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग में भी डिफरेंट सिनेरियोज बना दिए गए हैं, और उन डिफरेंट सिनेरियोज को हल कैसे करना है उसका भी आपको एक तरीका बता दिया गया है। तो पैटर्न है, तो इस चीज से आप बेफिक्र रहिए कि जी कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न बिल्कुल है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि सर नहीं, हमें बताएं कि यहां पर इस हेडिंग के नीचे क्या क्या चीजें आएंगी, इस हेडिंग के नीचे क्या क्या चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है। ये वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं है कि सर हमें बता दें कि ऊपर सेल आती है, सेल रिटर्न लेस करेंगे तो नेट सेल आती है, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस ऐड होती है, कैरेजन ऐड होता है, ये पढ़ के आए हैं ना, लेस होता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, उसको उठा के बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे मैं, वहां पे तो इनकम है ऊपर और नीचे एक्सपेंसेस है, और इनके अंदर क्या क्या है वो भी आपको बता दिया गया। यहां पे आपको ये भी बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ना ये नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि ये हर सवाल में अलग होंगी। आपको बस बता दिया जाएगा कि इस हेडिंग के नीचे लिखना क्या क्या होता है, सवाल में से ढूंढ लें। इस हेडिंग के नीचे लिखना क्या क्या होता है, सवाल में से ढूंढ लें। तो बेसिकली ये चीजें आपको जो है वो यहां पर बताई जाएंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, ये खुद देखना होगा, सवाल में ढूंढना होगा। मतलब इनकम्स आपको सवाल में से खुद निकालनी पड़ेंगी, आपको एक्सपेंसेस सवाल में से खुद निकालने पड़ेंगे। जी सर, आप खुद भी बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं, बात नहीं। जी जी बैठे बैठे, कोई मसला नहीं। जी जी कोई मसला नहीं सर, आप ही की क्लास है, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ओके होगी बात। तो पैटर्न इस तरह से यहां पे मौजूद है, और इंशाल्लाह आपको ट्रेन कर दिया जाएगा कि आपको पता हो कि इनकम के नीचे क्या आना है, एक्सपेंसेस के नीचे क्या आना है। ओके, उसके बाद क्या है जी, हर सवाल नया आता है। दोस्त कोई सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे हर सवाल पुराना आता है? कोई एक सब्जेक्ट बता दे। तो ये तो मेरा भाई ऐसा ही होगा, अनसीन ही आते हैं सवाल। ठीक है, जिंदगी में फर्स्ट टाइम होगा जो कुछ भी होगा। ओके, तो इसमें तो परेशान होने वाली बात नहीं है, फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है, 100% दुरुस्त बात है, लेकिन इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, टेक्निकल पॉइंट्स बहुत हैं जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में नहीं थे? थे, कर लिए थे आपने, कर लिए थे। पास रिजल्ट आ गया है ना, पास हो गए, बैठेंगे हम ही बैठे में, सबका रिजल्ट आ गया है, सारे पास हैं, फिर क्या टेंशन? नहीं पास सर, नहीं पास। अच्छा, रिजल्ट वेटिंग, ओके ओके, पीआरसी रिजल्ट नहीं, हो जाएगा पास, परेशान हो भाई, परेशान हो गए, हो जाएगा पास इंशाल्लाह। तो उसमें टेक्निकल पॉइंट्स थे, इसमें बिल्कुल है टेक्निकल पॉइंट्स, कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन बहरहाल हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है जी, सवाल की प्रैक्टिस करके पास हो जाते हैं जी, बिल्कुल हो जाते हैं। इसमें मुश्किल क्या है, बिल्कुल हो जाते हैं। ठीक है, सवाल सॉल्व करेंगे, वो तो मैंने आपको खुद कहा कि 3-3 दफा कम से कम आपने करना है, ज्यादा कर लेंगे तो क्या ही बात है, 3-3 दफा तो एटलीस्ट करने हैं सवाल पास पेपर्स के, तो हो जाएंगे पास। आगे चलें जी, आगे क्या लिखा हुआ है जी, कॉमन सेंस का इस्तेमाल ज्यादा है, दूसरे पेपर्स के निस्बत वाकई ज्यादा है। ठीक है, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके निस्बत वाकई ज्यादा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है ना। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर तो आपके पास वो स्टैंडर्ड की एक बड़ी सी किताब है, उसको देख के आप सब कुछ कर लेंगे। टैक्स के अंदर आपके पास कानून है, उसको देख के कर लेंगे। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आपके पास कानून है, बिजनेस, हर चीज में कुछ ना कुछ है। यहां पे नहीं है भाई, यहां पे कोई नहीं है। इंशाल्लाह कल जब हम, या आज ही टाइम मिला, जब हम देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग असल में होती क्या है, तो वहां पे आपको ये मसले मसाइल वाकई में नजर आएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे वाकई कॉमन सेंस होती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का ना पीछे कोई रूल नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता। ओके,
उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, लेक्चर सारे लेने पड़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से नहीं लेने पड़ते, सारे सारे लेने पड़ते हैं। क्यों सर? सारे लेने पड़ते हैं तो यहाँ पे भी ले लें, इसमें क्या है। ओके, वैसे भी आपकी एज क्या है अभी सर, क्या एज है आपकी? 21, 20, 21, 21, 20, मतलब सारे 20-20 साल के हैं, तो बस ठीक है, बस मैं ही 18 साल का हूँ, सही बात है। तो पढ़ने की एज है यार, इस एज में और क्या होता है, पढ़ना ही होता है। आखिर में क्या लिखा हुआ है? हाँ ये तो करना है, ये तो करना है, ये तो मेरा हुक्म समझ के आपने करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसमें काम का पॉइंट जो पहले 3-4 ही थे, जो कि वाकई में पॉइंट्स थे, जो कि मैंने आपको बता दिए। यहां तक किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? चलें जी, आगे चलते हैं। वैसे तो मेरा इरादा था कि आपको मैं दो, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप 1 2 3 4 5 देखें, पूरे होते हैं आप लोगों को। जी एक हैंडआउट आपको अभी दिया गया है, ओके, और एक हैंडआउट का अभी प्रिंट नहीं निकला, लेकिन मैं आपको प्रोजेक्टर पे वो दिखा देता हूँ, और वो वैसे आपके भी किसी काम का भी नहीं था, लेकिन बहरहाल मेरा इरादा था कि मैं आपको वो शेयर कर लूँ। जी सर, प्रोजेक्टर ऑन कर दीजिएगा, पीछे से कर दिया आपने ऑन? देखिए ऑन हो गया कि नहीं? जी अब हुआ ऑन। ओके जी, ये जो आपके पास इस वक्त हैंडआउट है, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा, और ये लाइट्स ऑफ कर देंगे, सोचिए कि वो है, ठीक है, पक्की बात है। एसी ऑफ कर दें सर, ये वाला एसी ऑफ कर दें। जी नज़र आ रहा है आप सबको? ये हैंडआउट आपके साथ शेयर किया गया है, ओके। ये हैंडआउट बेसिकली है क्या चीज़? ये एक पास्ट पेपर्स का एनालिसिस है, ओके। और पास्ट पेपर का एनालिसिस कब से है जी? ये है जी स्प्रिंग 11 से, ओके। स्प्रिंग 11 से लेके जो अभी अटेम्प्ट गुजरी है 2 हफ्ते पहले, उसका ये पास्ट पेपर एनालिसिस है कि ये टॉपिक्स कहाँ कहाँ से, या पेपर में जो सवाल है वो किस किस टॉपिक से आए हैं। इसमें जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं उनको आप अपने पास टिक कर लें। एक तो बजटिंग को कर लें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कर लें, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को कर लें, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कर लें। ये 4 टॉपिक्स जो मैंने येलो किए हैं, इनको आप अपने पास टिक कर लें, ओके। अब ये 4 टॉपिक्स मैंने क्यों आपको टिक करवाए हैं? ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। अब ये टॉपिक्स आपके कोर्स में नहीं है, ठीक होगी बात।
इसके बाद जो आपकी ये दो अटेम्प्ट्स हैं, ऑटम 22 और स्प्रिंग 22, ये जो पहली दो बी और सी कॉलम में लिखी हुई हैं, इसके ऊपर आप ना इसको ऐसे करके ना हेडिंग बना लें, ये कैफ 3 है यहाँ पे, ठीक है जी। ये कैफ 3 के तौर पे दो अटेम्प्ट जो है वो टेस्ट हुई हैं, और ये जो ऑटम 21 से ऑन पीछे है सारी बैकवर्ड्स है, ये सारी कैफ 8 के तौर पे टेस्ट हुई थी। यानी यहां पे आके आप समझ लें कि आपकी एजुकेशन स्कीम चेंज हो गई थी। ठीक हो गया जी, प्रॉब्लम सॉल्व। ले जी, अब जरा गौर कीजिएगा कि ये आपके ना कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये असल में दो चैप्टर्स हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन अलहदा है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलहदा है, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे ही डाल दिया गया है। ओवरहेड्स का एक चैप्टर है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है, कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन, जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ये भी चैप्टर्स तो वैसे दो हैं लेकिन टेस्ट हमेशा इकट्ठे होते हैं। टारगेट कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, सीवीपी और लेबर, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम पढ़ रहे होंगे। अब अगर आप देखें तो क्या पैटर्न आपको नजर आ रहा है, इन्वेंट्री में से आपको सवाल आता ही आता है, फिर ओवरहेड्स में से भी सवाल देख लें गाहे बगाहे आ ही रहा है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थोड़ा कम आ रहा है, कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन को वो लिफ्ट नहीं करा रहा। कब आया ये सवाल, मेरे ख्याल में ऑटम 14 का सवाल आया हुआ है, उसके बाद ये सवाल नहीं आया, ठीक है, लेकिन बहरहाल ऐसे ही है। जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग स्प्रिंग 18 के बाद ये सवाल नहीं पूछा गया, और उससे पहले कब पूछा गया था, ऑटम 13 में पूछा गया था। तो 5-5 साल बाद रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है इस दफ़ा आ जाए, 5 साल पूरे लगे। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग देखें रेगुलर आ रहा है, बजटिंग छोड़ दें निकल गया है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि रेगुलर आ रहा था, ऐसे ही है, देख लें कंटिन्यूस आ रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस, ये भी एक रेगुलर पूछा जाने वाला टॉपिक है। टारगेट कॉस्टिंग बस कभी पूछता था कभी नहीं पूछता। रेलेवेंट कॉस्टिंग भी ऑन एंड ऑफ पूछता है। डिसीजन मेकिंग सीवीपी में से लाजमी सवाल आता है। और लेबर, ये अभी इसने 2 अटेम्प्ट से पूछना शुरू किया है, लेकिन उससे पीछे सवाल देख लें, आखिरी सवाल इसका स्प्रिंग 14 में आया था। ओके, अब यहां पे बात करते हैं जी वो टॉपिक्स जो रेगुलर आ रहे हैं वो तो चले आ रहे हैं, उसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बात करें जी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें, देखें ऑन एंड ऑफ आ रहा है, ओवरहेड्स की बात करें ऑन एंड ऑफ आ रहा है, इनका क्या करना है, क्या ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? ऐसा नहीं है। ये जो ओवरहेड्स का टॉपिक है ना, इसको मैं करने लगूं रेड। क्यों रेड करने लगूं? ये फसाद की जड़ चैप्टर है, सारा फसाद की जड़ इस चैप्टर से निकलती है। यानी आप समझ लें कि कोई भी टॉपिक उठा लें, उसके अंदर इसका अमल दखल जरूर है। यानी जो आप इस चैप्टर में सीखेंगे वो तमाम दूसरे चैप्टर्स में अप्लाई हो रहा है, अंदाजा हो जाएगा आपको। इसीलिए आई कैप क्या कहता है, कहता है यार दूसरे टॉपिक्स में पूछ जो लेना है, वहां पे ये ऑटोमेटिक चीज आ जो जानी है, जरूरत है। अब अगर आपसे वो इनकम स्टेटमेंट बनवा ले और आपको साथ एडिशन का एक सवाल ऐसे ही दे दे, बताओ 5+5 क्या होते हैं, जरा चेक तो करो इसको एडिशन आती है कि नहीं आती। अजीब बात है, इनकम स्टेटमेंट में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो चलती रहती है, तो अगर आपको इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी आती है तो एडिशन भी आती है, तो अलग से सवाल क्यों पूछेगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डिसीजन मेकिंग में आते हैं तो यहाँ पे ओवरहेड्स की जरूरत है, अगर आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आते हैं तो ओवरहेड्स की जरूरत है। कोई टॉपिक का नाम लें उसमें आपको इसकी जरूरत है, सवाई इन्वेंट्री के या लेबर के, बाकी सब में है। तो इसीलिए इस तरह का टॉपिक जो है फिर वो इंडिपेंडेंटली कम ही पूछता है। ओके, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, ये इसके अंदर भी ओवरहेड्स की जरूरत होती है, लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है। लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि नीचे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह हमें अंदाजा हो जाएगा कि डिसीजन मेकिंग सीवीपी सब में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो समझ जाएं कि ये टॉपिक जो है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ये भी कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक्स में टेस्ट हो ही रहा होता है, ठीक होगी बात। तो इसीलिए आप देखें कि ये भी आपको ऑन एंड ऑफ नजर आएगा। कॉस्ट लो का इस्तेमाल मैं इस तरह से कहूंगा कि इस कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन के अंदर उसने ना हमें जर्नल एंट्री सिखाई हुई हैं कि एंट्रीज क्या क्या होती हैं। अब वो क्या करता है, वो कोई भी टॉपिक अगर हमसे पूछता है ना, तो उस टॉपिक के साथ ना 2 नंबर की उसकी जर्नल एंट्री पूछ लेता है या 3 नंबर की जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है। तो अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया होगा ना तो आप वो वाला नहीं कर सकेंगे। तो ये समझ जाएं कि इसने दूसरे टॉपिक के साथ इसको भी कवर किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो इसमें पूछता नहीं है, अगर नहीं सवाल आया तो बस छोड़ दें। जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग, हाँ ये बात दुरुस्त है जी, ये सवाल इंडिपेंडेंट आता है, इसका दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये पिछले कोई 2-3-4 सालों से नहीं आया हुआ तो ये वाकई नहीं आया हुआ, ये टेस्ट भी नहीं हुआ हुआ। लेकिन हो सकता है, क्योंकि आप देखें स्प्रिंग 18, उससे पहले कब आया था, ऑटम 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 23। बहरहाल ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि आप कभी भी दे सकता है सवाल, ये तो जस्ट वैसे मैं आपको
बता रहा हूँ कि 5 साल बस हो गए इसको। प्रोसेस कॉस्टिंग डेडली टॉपिक, वेरिएंस एनालिसिस ओके, टारगेट कॉस्टिंग जी, टारगेट कॉस्टिंग भी इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये भी किसी के साथ मर्ज नहीं होता, इसका अलग सवाल आता है, तो अगर नहीं आया तो नहीं आया। रेलिवेंट कॉस्टिंग की टेक्निक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही होती हैं। ये रेलिवेंट कॉस्टिंग एक जो कॉन्सेप्ट है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल हो रहा होता है ऊपर, ठीक है। तो अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर सवाल आ गया तो समझ लें कि रेलिवेंट कॉस्टिंग भी कुछ ना कुछ टेस्ट हो ही गई है, या डिसीजन मेकिंग में सवाल आ गया तो रेलिवेंट कॉस्टिंग भी टेस्ट हो गई है। तो ये भी दूसरे टॉपिक्स के साथ अक्सर मर्ज हो जाता है, कॉन्सेप्ट इसका मर्ज हो रहा होता है। डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट टॉपिक, सीवीपी एनालिसिस इंडिपेंडेंट टॉपिक, और लेबर जो है ये भी दूसरे टॉपिक्स में फुल फ्लेज आती है, इसका इंडिपेंडेंट सवाल ना भी दे तो काम चल जाता है क्योंकि दूसरे टॉपिक्स में ही आ रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ ही आ रहा होता है पेपर के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक रह जाए, ये सारे का सारा ही पेपर के अंदर आ रहा होता है। ठीक होगी बात? ओके, ये तो आपके सामने एक ब्रीफ सा एनालिसिस हो गया जो कि आपके किसी काम का है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको इंपॉर्टेंस बता देनी चाहिए कि हर टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। पहला डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, इस सफ़े को ये मत समझिएगा कि सेलेक्टिव स्टडी करनी है मैंने, यार छोड़ दे, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन आता तो है नहीं, जॉब बैच सर्विस भी छोड़ देते हैं, दफ़ा मारे। टारगेट कॉस्टिंग नहीं आएगा यार, इसको भी छोड़ दें, दफ़ा करें। रेलिवेंट कॉस्टिंग शायद आ जाए, देखें वो हर 2-3 मिनट बाद पूछ लेता, शायद अब पूछ ले। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, ऐसा नहीं करना, आपने सारा कुछ ही करके जाना। ठीक होगी बात, चीज़ आपने कोई नहीं छोड़नी, सारा कुछ आपने करके जाना। ओके, तो ये कतन इस सफ़े का मतलब ये नहीं है कि जी आप ये टॉपिक तैयार कर लें या ना करें। ओके, उसके बाद मजीद डेडली चीज़ जो मैंने बनाई थी वो ये थी, ये आपको भी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। क्यों समझ नहीं आएगी? ये वही चैप्टर्स हैं जो कि आपको इस स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। ये समरी है। ऑटम 22 में इन्वेंट्री 18 मार्क्स की आई थी, ठीक है जी, आई थी 10 जमा 5 जमा 3 18 ऐसे बने थे। ओके, इस टॉपिक का सवाल आया था, ईओक्यू कैलकुलेट करना था, फिर 2B में आपने इन्वेंट्री लेवल विद प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना था, और कुछ उसने आपसे थ्योरी भी पूछ ली थी, 4 से 5 नंबर की ना वो थ्योरी भी पूछ लेता। ओके, तो थ्योरी भी आपको तैयार करनी होगी, और वो कैसे तैयार करनी होगी, वो क्लास में मैं आपको कुछ डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँगा और कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आप किताब से भी पढ़ रहे होंगे। तो वो चीज़ें कॉन्सेप्चुअली होती हैं, वो याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर रट्टा लगाना होगा मैं आपको बता दूंगा, इसको रट्टा लगा लें। ओके, तो ये बेसिकली जी एक एक टॉपिक के नीचे जो जो चीज़ें हैं और जो जो पॉइंट्स टेस्ट हुए हैं वो सारा इसके अंदर मौजूद है। ओके ओके, ठीक है जी। और ये भी अगर आप देखेंगे तो स्प्रिंग 11 से शुरू होता है, पिछले कोई 10-11 साल बन जाते हैं ये। तो इसमें आपको एक एक टॉपिक के मुतालिक पता है कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट वो टेस्ट कर रहा है। मेरा मकसद था कि मैं आपको ये भी प्रिंट दूंगा, लेकिन ये ना एक सफ़े पे पूरा नहीं आ रहा, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर एक अदद ग्रुप व्हाट्सएप का इधर से बन जाए, एक अदद इधर से बन जाए, तो ये मैं उसके अंदर जो है वो शेयर कर दूंगा। ये आपके अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको पता ही कुछ नहीं है कि सब होता क्या है। यह आपके काम का तब बनेगा जब आप 31 जनवरी को पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे और एक दफ़ा एटलीस्ट प्रैक्टिस कर चुके होंगे, फिर आपको इस शीट की समझ आएगी कि ये बना क्या हुआ है। ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं, कि थोड़ा सा ब्लर सा है? आ रहा है, ठीक है। तो बात समझ आती है। तो इसीलिए ये मैं आपको दे जरूर दूंगा, लेकिन आपके पढ़ने का इसका कोई फायदा नहीं है, फिलहाल आपको समझ ही कुछ नहीं आएगा। वैसे देखना होगा देख लीजिएगा, लेकिन असल फायदा आपको इसका फरवरी में होगा जाके, तब आप जाके देख रहे होंगे अच्छा अच्छा ये चीजें इसने पूछी थी मेरे से। ठीक होगी बात? तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक होगी बात? ओके, अब आते हैं जी, बस इसका काम खत्म हो गया। आप ये हैंडआउट अपने पास रख लीजिए, ऑन एंड ऑफ हैंडआउट्स मैं आपको देता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर हैंडआउट नंबर लिख लेंगे, इसके ऊपर तारीख लिख लेंगे, और अब एक फ़ोल्डर बना लेंगे और उस फोल्डर को संभाल के रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसको फोल्ड किया और किताबों के अंदर घुसा दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना? ओके, बस मेरे जैसी हरकतें आपने नहीं करनी, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो बस ऐसे ही था। ओके भाई, चलें जी, अब अगली बात पे आते हैं, सवाल कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों का ना स्टूडेंट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है,
और ये मेरे अंदर भी है, ये प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, इसको साइकोलॉजी कहनी चाहिए, साइकोलॉजी सॉरी। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमने सवाल किया ना तो बस सवाल में नहीं मचा दें, ऐसी है, बस टिच टैली सवाल होना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम ये सोच के सवाल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें, रियलिस्टिकली देखें, पॉसिबल नहीं है। पूरा सवाल आप ठीक करेंगे ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान गलती कर ही बैठता है। अब होता क्या है जी स्टूडेंट, ये मैं अभी रूटीन की बात बता रहा हूँ, अभी हम एक टॉपिक पढ़ लेंगे, मैं आपको कहूँगा इसके पास पेपर कर लें, आप घर जाकर सवाल शुरू करेंगे, सवाल आपसे होंगे नहीं, या होंगे आधे हो जाएंगे, आधे से थोड़े कम हो जाएंगे, यहीं पे फंसे रहेंगे, कुछ 40% 50% पे फंस जाएंगे आके, 60% पे फंस जाएंगे आके, 70 पे फंस जाएंगे, 100 कभी नहीं होगा, और हम डीमोटिवेटेड रहेंगे, मेरे से तो सवाल ही नहीं होता, मेरा तो आंसर ही गलत आ जाता है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग तो नहीं आती, मेरे से होती नहीं है, नहीं समझ ही नहीं आती, मैं पेपर कैसे पास करूँगा, नॉर्मल प्रॉब्लम्स। भाई याद रखिएगा, मैं भी कोई सवाल पहली दफ़ा देखता हूँ ना, वो मेरे से उतना ही होता है जितना आपसे होता। ठीक है, मैं भी 70% ही कर पाता हूँ, मैं भी 65% ही कर पाता हूँ, 75 पे चला जाऊँगा, इससे ऊपर मैं भी नहीं जाता, 100% पे मैं भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, सब 80 पे चले जाएंगे, बहुत ही हुआ 90 पे चले जाएंगे, इससे ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। गलत होना है सवाल, ये बात आप अपने जेन में बिठा लें। तो आपसे एक्सपेक्ट पेपर में क्या किया जाता है, 100 में से कितने नंबर लेने हैं, कितने, क्या मतलब है इसका, हर सवाल आधा ठीक हो तो आपका पेपर पास है। चले मैं यूं कहता हूं, आधा पेपर गलत कर सकते हैं आप, सही कह रहा हूं, आधा पेपर आप गलत कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसे ही है ना। आप कह रहे हैं आधा ठीक है, मैं कह रहा हूं आधा गलत कर लें, एक ही बात है ना, आधा ठीक कर लेंगे आधा गलत कर देंगे, आधा गलत कर देंगे तब भी आप पास हैं। तो अगर आप 70-75% ठीक कर लेते हैं तो किस बात का डर है आपको। ओके, तो सबसे पहली बात यह कि कोशिश जरूर करनी है 100% पे, लेकिन अगर 100 नहीं होता तो प्लीज डीमोटिवेट नहीं होना। आपका सवाल 70% ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया, यही चाहिए, कोशिश जरूर करें 100 पे जाने की, लेकिन 70-75 सफिशिएंट, इतने पे आपको खुश रहना चाहिए कि बस ठीक है, जितना मेरे से एक्सपेक्टेड है वो मेरे से हो रहा है। ठीक होगी बात। दूसरी बात, आई कैप जो है ना वो ना बड़ा तेज है, तेज इन सेंस क्या है, उसको पता है कि ये ना लोग, ये कौम ना घबरा जाती है बहुत जल्दी, परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, जब वो सवाल देता है ना, सवाल के ऊपर अगर थोड़ी सी वो नंबर्स लिखे होंगे, नीचे उसने इन्फॉर्मेशन दी होगी, इन्फॉर्मेशन के अंदर 7, 8, 9, 10 एडजस्टमेंट्स होंगी, उसमें जो पहली 2 एडजस्टमेंट्स होंगी वो कोई ऐसी होंगी कि वो सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, समझ नहीं आएगी कि ये है क्या। वो बड़ा तेज है, जब आप वो देखते हैं, ओहो ए भी नहीं आंदा, दूसरी एडजस्टमेंट ए भी नहीं आती, लो जी फारग सवाल। और उस असना में हम भूल जाते हैं कि जो एडजस्टमेंट नंबर 3 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी, 7 थी, 8 थी, वो तो सारी हमें आती थी, एक एक एडजस्टमेंट टिच टैली आती थी हमें। और सवाल अगर 20 नंबर का था तो 10 नंबर पहली एडजस्टमेंट के थे, 10 नंबर दूसरी एडजस्टमेंट के थे, ऐसा था, ऐसा तो नहीं था। और 2 पहली के होंगे, 2 दूसरी के होंगे, या चलो 3 पहली के होंगे, 3 दूसरी के होंगे, 6 नंबर, बाकी 14 नंबर तो बाकी सवाल के हैं ना, वो तो आपको आता था। अगर आप वो कर लेते तो 20 में से 14 आ जाते। आपको कितने चाहिए थे, 10, 4 फिर भी ज़्यादा ले लिए। बस ये वो एक साइकी है जिससे वो खेल जाता है, और आप भी जो है ना वो कहते हैं चल ठीक है क्या तू भी खेल ले, अगली बार सही, अगली बार फिर वो पहली 2 एडजस्टमेंट वैसे ही दे देता है, चल फिर अगली बार ही सही। तो प्लीज़ ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक अच्छा खासा स्टूडेंट जो है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग अपनी ख़राब कर बैठता है। कोई भी सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ कॉस्ट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, सब सब्जेक्ट्स में ऐसे ही है। गौर कीजिएगा, पहली 2-3 एडजस्टमेंट ना मुश्किल होंगी हर सवाल की, हर सब्जेक्ट की, वो ये चीज़ होती है, वो बेसिकली ना आपके साथ आपको तंग कर रहा होता है कि यार देखो यहीं पे फारग हो जाएगा, और आप भी जो है ना अच्छा अगला सवाल करते हैं, अगले सवाल में भी पहली 2 वैसी होती हैं, तो पेपर ही नहीं आता, बस फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इसीलिए कोशिश आपने करनी है जो एडजस्टमेंट आती है वो करें, जो नहीं आती बस ठीक है, नहीं आती तो कोशिश करें करने की, नहीं आती तो डीमोटिवेट नहीं होना, ये काम बिल्कुल नहीं करना जिंदगी में। अब हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं वो क्या करता होगा, आप लोगों ने पढ़ी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर होती है सेल्स, सेल रिटर्न, सब कुछ कर करके नेट प्रॉफिट आ जाता है। पेपर में वो क्या करता होगा, वो देखता होगा नेट प्रॉफिट गलत आ गया, ठक,
ऐसे होता है। बैलेंस शीट टोटल नहीं, ठक, 0 नंबर। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। वो क्या करता है, वो देखता है सेल 100 रुपए की लिखी हुई है, टिक, 1 नंबर। सेल रिटर्न 20 रुपए की लिखी हुई है, 10 की होनी चाहिए थी, काट दो भाई, बस वहां पे नंबर कट गया, खत्म हुई बात। आगे चलें, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में 2 चीजें ठीक है, 3 गलत है, जो 3 गलत है वहीं पर नंबर कट जाएंगे, वो कट गए। अब अगली बात बड़े ध्यान से सुननी है, आपकी सेल्स भी गलत निकली हुई है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी गलत निकली हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत ही आएगा, ऐसे ही है, नेट प्रॉफिट भी गलत आएगा। तो मुझे बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट, घटेंगे? नहीं घटेंगे। यही बात है जो आप लोगों को नहीं पता। नेट प्रॉफिट सारा गलत है आपका, नहीं कटेंगे नंबर, पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों? इसकी गलती की सजा वो आपको ऊपर दे चुका है। कॉस्ट ऑफ सेल में से नंबर काट लिए आपके, लेकिन आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट तो ठीक किया, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो ग्रॉस आता है, आपने ऐसे ही किया, पूरे नंबर। बिल्कुल होते हैं, ये आपसे किसने कहा नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं नंबर, लाजमी होते हैं नंबर, आधा नंबर भी हो होगा जरूर। ओके, नेट प्रॉफिट गलत निकला हुआ है, नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने ठीक किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आता है। आप नेट प्रॉफिट गलत अमाउंट उठा के बैलेंस शीट में कैपिटल में लेके गए हुए हैं, ऐसे ही करते हैं, यूं ही करते हैं ना इंट्रो में। वो इंट्रो पढ़ी हुई है कि नहीं? क्या आप एग्जाम्प्ट वाले हैं? एक बीच में आया था एक बैच जो कि एग्जाम्प्ट वाले भाई, एग्जाम्प्ट वाले हैं, वो देखे ना, एक भाई निकला है, अब भाई सोच रहे होंगे ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, AFC, ओके, पर इंट्रो तो पढ़ी है ना? अच्छा, पढ़ लिया ना R1, आ गई ना इंट्रो, डेबिट क्रेडिट पता लग गया ना, ये समझ आएगी मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट से उठा के बैलेंस शीट में, बस ठीक है, इतना काफी है। तो गलत होगा वो, बैलेंस शीट सारी गलत हो जाएगी, कोई नंबर नहीं घटेगा, क्योंकि अंग्रेजी का एक आई क्या भी बोलता है, कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक्स आर नॉट पेनलाइज्ड। एक गलती की वजह से जो दूसरी गलती हो गई उसकी सजा नहीं मिलेगी, बस सजा वहीं पे मिलेगी। कुछ लोगों को दुनिया में सजा मिल जाती है ना, आखिरत में भी मिलेगी नहीं, बस हो गया, हो जो गया पूरा, खत्म हुई बात। ऐसे ही है, कुछ लोगों को दुनिया में नहीं मिलती, आखिरत में मिल जाती, तो सजा एक ही जगह है। तो यहां पर भी है, यहां पर भी ऐसे, ये बात हमें नहीं पता, हम लोग बस समझते हैं ओहो गलत, चल भाई 0, तो ये नहीं करना, ठीक होगी बात। सवाल को पूरा पढ़ना है, एक चीज भी आती है लिख देनी है। फिर अगली बात, सवाल लिख रहे हैं, ओहो यार ये तो कॉस्ट ऑफ सेल मुझे निकालनी नहीं आ रही, मैं तो फंस गया इधर आके, कैसे निकालूं कॉस्ट ऑफ सेल, ये नहीं निकलेगी, जीपी भी नहीं निकलेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे निकालने आते हैं, नेट, अब फंस गए, सवाल छोड़ दिया। करते हैं ऐसे हरकतें, नहीं करनी। जो चीज नहीं आ रही ना, वो कुछ भी लिख दें, अपने मोबाइल के आखिरी 2 नंबर लिख दें, कट जाएंगे ना नंबर, आगे तो चले, बाकी तो सवाल आता है ना, वो तो यहीं पे कटेंगे ना नंबर, बाकी तो चले, बाकी तो पूरा सवाल करें, कुछ भी लिख दें। सवाल अगर 50 करोड़ लिखा हुआ है तो 55 करोड़ लिख दें, उधर कट जाएंगे नंबर। ये कर सकता है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो, नंबर काटेगा, काट लिए, बाकी तो पूरा किया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ, नंबर दो इसके बिल्कुल देगा, नेट प्रॉफिट के पूरे नंबर देगा, बैलेंस शीट में ले जाने के पूरे नंबर देगा। ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है। ये 2-3 बातें हैं जो आपने प्लीज याद रखनी है, ठीक होगी बात। हम ये बातें याद नहीं रखते और अपना पूरे पेपर का बेड़ागर कर लेते हैं। एक डीमोटिवेशन ये नहीं करने देनी, 70% बहुत है, बहुत है, 70% तक आपको मैं पहुंचा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आप, 70-75 तक आपने पहुंचना है, और उस पर आपने खुश रहना है, बस ठीक है। ये नहीं कहना कि नहीं जी अब मुझे होंडा सिविक मिल गया तो मुझे ऑडी चाहिए, BMW चाहिए, बट ठीक है, जो मिल गया अल्लाह का शुक्र है। ओके, उसके बाद सवाल, पहली 2-3 एडजस्टमेंट पढ़ के बिल्कुल आपने पैनिक नहीं करना, इजी, अगला सवाल पढ़े, ठीक होगी बात। तीसरी बात, सवाल कहीं पे आकर रुक जाए तो परेशान नहीं होना, कोई भी फिगर एज्यूम करें, आगे चले, सवाल पूरा करना है। इवन सवाल में आपको एक वर्किंग भी आती है ना, सवाल की हेडिंग देके पेपर में वर्किंग बना के वो कर आए, उसके 2-3 नंबर मिल ही जाएंगे, छोड़ना कुछ नहीं है। पेपर निकलने के बाद, पेपर से निकलने के बाद कोई ऐसी चीज ना हो जो आप कहें कि सर ये मुझे ना ये लाइन आती थी मैं करके नहीं आया, नहीं, करनी है आपने, जो चीज आपको आती है थोड़ी बहुत भी वो आपने लिखनी है। आखिरी बात, पेपर में सवाल कितनी दफा पढ़ना चाहिए जे? 6 दफा पढ़ना है आपने सवाल को, कितनी दफा?
हंस रहे हैं भाई। जे सॉरी, पेपर पढ़ के ही आ जाना है। ले अब मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूं भाई। एक सवाल मिसाल के तौर पे है 15 नंबर का, कितना टाइम एलोकेट होगा उसे? 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा कीजिए। सर आपका नाम? हुसैन अली, हसनैन अली। हसनैन भाई जरा करें 15 को 28 मिनट बनेंगे। चलें 28 मिनट में आप एक सवाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक दफ़ा सवाल पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लिखना शुरू कर दिया, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सवाल तो आपको समझ ही नहीं आया। चले दूसरी दफ़ा कुछ समझ आएगा, आ जाएगा, क्या लिखेंगे? कहीं ना कहीं आगे रुकेंगे ही ना। जो समझ आएगा, जो नहीं समझ आएगा दोबारा जाके पढ़ेंगे। बाद में समझ आया, ओ हो ये तो ऊपर मैंने गलत दिया सारा, काटा हूँ, ऐसे फिर दोबारा शुरू। ऐसे होता ही है। हाँ कभी कभी हो जाता है, कॉस्ट में ना काफ़ी दफ़ा हो जाता है। तो अगर आप 28 मिनट में से 15 मिनट सवाल को पढ़ लेंगे ना, 6 दफ़ा पढ़ा जाता है, 5 से 6 दफ़ा, सवाल आपकी ना रगों में घुस जाएगा। आप आपके दिमाग में कॉस्ट अकाउंटिंग से ना कॉस्ट अकाउंटिंग चढ़ गई है सर पे, वो हो जाएगा सवाल आपके साथ। सारी बात है, एक चीज़ को 6 दफ़ा पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा ना। ओके, 15 मिनट आपने सवाल पढ़ लिया और जेन में मैप बना लिया, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ले भी सवाल सॉल्व। ऐसे ही होता ना, प्लानिंग ऐसी ही होती है। अब मुझे बताएं, आपने जेन में सोच लिया ये करना है, ये करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, या 15 मिनट में कर चुके हैं। अब इस बात को पेपर में लिखने में कितना टाइम लगेगा? 13 मिनट आप ज़्यादा बता रहे हैं, 7-8 मिनट में हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं, गारंटी से बता रहा हूं, तजर्बा है तो बता रहा हूं। शर्त यह है कि आपने जो 5-6 दफ़ा सवाल पढ़ा है ना, वो पढ़ा इंसानों की तरह है। वैसे ही अगर इधर उधर देखते हुए पढ़ लिया, फिर तो वो पढ़ना नहीं होता, पढ़ना होता है सही तरीके से पढ़ना। और कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल याद रखें, कोई कभी भी 2 सफ़ों में नहीं जाएगा सोल्यूशन, वो आधे पौने सफ़े पे ही रहता, बस इससे ऊपर नहीं जाता। एक सफ़ा शायद चला जाए, लेकिन नहीं जाएगा, आधे पौने सफ़े में आपका सवाल जो है वो ख़त्म है। तो आधा पौना सफ़ा पेपर में आपको लिखने में कितना का टाइम लग जाएगा भाई? 7 मिनट 8 मिनट, फिर भी आपका टाइम बच जाएगा। तो इसलिए सवाल पढ़ने पर ज़्यादा फोकस रखना है, लिख तो आप लेंगे ही, जब तक प्लान होगा तभी लिखेंगे। ओके, तो ये कुछ मार्फत की बातें थी जो मैंने सोचा आज आपको बता दूं। तो हौसले बुलंद रखने हैं अपने। एज माशाल्लाह आप लोगों की भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आज आप लोग बैठे हैं फरवरी 23 की अटैम्प्ट के लिए, मार्च 23 की अटैम्प्ट के लिए। अगली अटैम्प्ट आपने ग्रुप बी की देनी है सितंबर 23 की। उसके बाद आपका नवंबर 23 में रिजल्ट आएगा और आप कर जाएंगे सी इंटर क्वालिफाई। ओके, उसके बाद फिर आप ढूंढेंगे आर्टिकल्स, और आपको वो दिसंबर नहीं तो जनवरी 24 में मिल ही जाएंगे। 3.5 साल के आपके आर्टिकल्स हैं, जनवरी 25, जनवरी 26, जनवरी 27, जून 27 में आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे ख़त्म, और आपका रिजल्ट आ जाएगा जुलाई 27 में। जुलाई 27 में आप इंशाल्लाह सीए क्वालिफाई कर चुके होंगे। ये मैंने रिसेप्शन वाली हरकत की है, जब वो पास करा देते हैं ना 2 मिनट में। ओके, तो जुलाई 27 में आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह क्वालिफाइड। टारगेट रखना है ज़िंदगी का जुलाई 27। ओके ओके मेरे भाई। और एक बात मैं आपको ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ, एक एज, मैं 24 साल का था जब मैंने सीए क्वालिफाई किया, आई वॉज 24 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मेरी बस हो गई थी। अब नहीं पढ़ा जाता यार, बस बहुत हो गई, अब एज होती है ना, बस हो गई थी मेरी। तो इसीलिए कोशिश करके ना, जो एक जिम्मेदारी सर पे पड़ी है ना, किसी तरीके से इसको ना जान छुड़ा लें इससे। छोड़ के ना चले जाइएगा, पास करके कह रहा हूँ, पास करके जान छुड़ा लें इससे। ठीक है, 20-21 साल के हैं और आपको 5 साल लगेंगे, तो आप 25 में क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह सारे। कोई 19 साल का भी हो सकता है अंदर, तो आप 24-25 की रेंज में यार निकाल लें इसको, क्योंकि बाद में ना मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोग जब क्वालिफाई नहीं कर पाते, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप लोग जॉब के चक्रों में पड़ जाते हैं। पेपर रहते हैं, 5-6 पेपर रह गए, किसी के 4 रह गए, किसी के 3 रह गए। जब आप जॉब के चक्रों में पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कल्चर ऐसे है कि थोड़ा सा प्रेशर होता है, स्पेशली मेल्स के ऊपर, कि आपने घर को सपोर्ट करना है। हम उस बोझ के आगे जो है ना, वो अपनी पढ़ाई को पीछे रखते जाते हैं और नौकरी को पहले रखते जाते हैं। और हम कहते हैं चलो यार 50,000 तो मंथली मिल ही रहा ना, करते करते 1.5 लाख पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद कहते हैं यार ये तो थोड़ा है। इसके बाद देखें, जो भी है, जो मर्जी कह लें, एटलीस्ट सारे कमाने के लिए यहाँ बैठे हैं।
ठीक है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, प्राइमरी पर्पस तो यही है, जो मर्जी कहते रहे, अल्लाह वास्ते कोई सीए नहीं कर रहा। ये ऑब्वियसली ऐसे ही है, कुछ ना कुछ आगे करना है ज़िंदगी में। जब 1.5 पे पहुंचेंगे ना यार, 2.5 की होनी चाहिए। सीवी देंगे, इंटरव्यू पे जाएंगे, वो कहेगा हाँ भाई कितने पैसे चाहिए, सर मुझे तो 2.5 चाहिए। तो मैं क्यों दूँ? वो देखो वो क्वालिफाइड बंदा बैठा हुआ है, क्वालिफाइड सीए, 2.5 तो वो मांग रहा है, उसको क्यों ना रखूँ? सर मुझे काम ज़्यादा आता है, काम तुम्हें ज़्यादा आता होगा, सीवी उसकी बेहतर है। और ये बात फैक्ट है, मैं कहीं पे बैठा हूँ ना, अगर कोई 50 बंदे में बैठा हूँ और मैं कोई बात करता हूँ और कोई उसको नेगेट करने की कोशिश करता है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं यार उसकी बात सुनो, वो क्वालिफाइड है, वो सही कह रहा होगा। ये चीज़ एक अच्छी भी है और उल्टा आपके ऊपर एक प्रेशर भी डाल देती है, वो गलती ना हो जाए, मैं भी बेइज्जती हो जानी है। ओके, तो बहरहाल आपको ये बता रहा हूँ कि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी है और दूसरा फाइनेंशियली भी ना फिर आपको ब्रेक लग जाती है जब आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि अपनी इसी एज ब्रैकेट के अंदर सीए पास कर लें, और ये हो जाता है। ये ऐसे ही बना हुआ है जी, पता नहीं ऐसा है तो वैसा है, ऐसी बात नहीं है। सीए अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो जाता है। मेरे जैसा बंदा अगर कर सकता है ना, तो आप भी मेरे जैसे ही हैं, मेरे से बुरे नहीं होंगे, मेरे जैसे या मेरे से बेहतर होंगे, क्योंकि मुझे कभी क्लास में टीचर की समझ आई ही नहीं थी। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, पता नहीं क्या पढ़ा के निकल जाते थे। मैं बस पहले मैं हफ्ता 10 दिन तो मैं परेशान रहा, मैं प्रिंसिपल के पास भी चला गया, मुझे इनकी समझ नहीं आती। उन्होंने टीचर को बुला के उनको भी 2-4 सुना दी, टीचर ने फिर मुझे 5-6 सुना दी। फिर टीचर ने मुझे एक बात कही, मैं आज तक उन टीचर का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा था देखो सलमान, जब तक घर जाके तुम्हारा ये जो सर के अंदर भेजा है ना, जब तक दर्द नहीं करेगा ना, तुम्हें चीज़ों की समझ नहीं आएगी। वो बात मुझे क्लिक कर गई, वो बात लिटरली मुझे क्लिक कर गई। और फिर मैं क्या करता था, जो क्लास में वो कराते थे ना, पता नहीं क्या कराते थे, मैं नोट कर लेता था सारा, और मुझे पता होता था ये सवाल है, इसका सोल्यूशन ही है। फिर मैं घर जाके ना बैठ के सवाल और सोल्यूशन को 2-2 घंटे देखता रहता था, यार ये हुआ क्या है मेरे साथ आज। और फिर मुझे समझ आती थी अच्छा ये ऐसे है, ओके। फिर 2 घंटे लगाने के बाद फिर मैं आता था होमवर्क के ऊपर, फिर मुझे चीज़ें समझ आती थी। तो मेरे ख्याल में आप तो इससे बेहतर ही हैं माशाल्लाह सर। उस वक्त तो किताबें भी उतनी इस तरह से नहीं थी जैसे अब हैं, सोर्सेज भी वैसे नहीं थे, चीज़ें फ़र्क थी अच्छी, लेकिन फ़र्क थी। अब तो बहुत लुट मच चुकी हुई है ना, अब तो आपके पास पता नहीं सोशल मीडिया है, रिव्यूज़ अबाउट दिस, रिव्यूज़ अबाउट दिस, रिव्यूज़ अबाउट दिस, वो यूट्यूब पर लेक्चर्स और फलाना और टमकाना और ये और वो जी, ठीक है। तो और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पूछने में कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आपको ये नहीं पता होता कि मशवरा देने वाला कितना क्रेडिबल है। उसने अपनी मर्जी से आपको कुछ भी कह दिया और आप उसके पीछे लग गए। ओके, तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि सीए कर लें, टाइम पे कर लें, अभी आपकी एज भी है, अभी वक्त भी है, और आपसे एक्सपेक्टेशन भी कोई नहीं है। 25 के बाद जाके ना हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, घर वालों के रवैये बदलना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये फैक्ट है, आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि वो फिर आपसे ना कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं। वो 25 साल का हो गया हाले तो 11 बज गए ना, सुता पे हाले। ओके, प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ एक बड़े भाई की हैसियत से। तो इसीलिए आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों पे फोकस करना है, एक जिम्मेदारी सर पे पड़ी है, बस करें, ख़त्म करें और निकल जाए यहाँ से। ओके, कोई सवाल किसी का सब्जेक्ट से मुतल्लिक, ज़ाती सवाल के अलावा कोई सवाल, मेरे से कोई सवाल, मेरे से मुतल्लिक कोई रिव्यूज़ चाहिए, कोई सवाल इजी के पूछ सकते हैं। सब ओके है, सब अच्छा है जी सर, सब अच्छा है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल से हम बाज़ाब्ता तौर पे पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। पहले 6-7 दिन हमें किताब की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, जो मैं आपको क्लास में डेफिनेशन लिखवाऊंगा वही काम आएंगी। बेसिक से हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट तो हम यहाँ से करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, और फिर वहीं से हम बात को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।